सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। सो बच्चों, जैसे कि आपको पता है आपके रेलवे फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन होने वाले हैं इस साल। उसका नोटिफिकेशन आएगा जुलाई में, जुलाई से सितंबर के बीच में कभी भी आ सकता है और उसके बाद आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि मैम किस तरह से प्रिपरेशन करें। तो देखिए हमने अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट की है रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन की, जहां पर जितने भी आपके देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में, तो वो सारे ही क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करेंगे। और अगर आप किसी और भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी इन तरह के क्वेश्चन से आपको बहुत बेनिफिट होगा बच्चों। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, बहुत ही यूजफुल सेशन होने वाला है ये आपके लिए। और आने वाली जो और बाकी वीडियोस होंगी वो भी बहुत यूजफुल होने वाली है आपके लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमें आपके इस तरह के कंटिन्यूअस आपके प्यार से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये इस तरह का क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे इसका जवाब नहीं जानते हैं। तो देखिए बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन ए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ये पास हुआ था 1940 में। देखिए इसका मेन पर्पस क्या था इस तरह के एक्ट को पास करने का, कि जो भी ड्रग्स हमारे देश में आयात होती हैं यानी इम्पोर्ट होती हैं, जो भी हमारे देश में बनती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिनका सेल होती है, तो कोई भी अपना मनमानी उन पर रेट न लगा सके, कोई भी अपना मनमानी तरीके से कुछ भी ड्रग के साथ इधर उधर ना कर सके, हेरा फेरी ना कर सके। एक तरह का एक्ट के तहत हर तरह की कंपनी, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन काम करे। तो इसलिए इस तरह का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ था यार 1940 में। यहाँ पर आप देख रहे हैं एम था इसका कि ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी जो है उसको मेंटेन करके रखा जा सके थ्रू आउट, एक तरह का स्टैंडर्ड सेट किया जा सके। तो आपने देख लिया इसका आंसर ना, ऑप्शन ए 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें से क्या एक तरह का फीमेल सेक्स हार्मोन है, स्टिरबेस्टेरॉल, टेस्टोस्टेरोन, बेंजेस्ट्रॉल या एस्ट्रोजन। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, एस्ट्रोजन है एक तरह का फीमेल सेक्स हार्मोन। यहाँ पर आप एस्ट्रोजन का ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एस्ट्रोजन देखिए बहुत ही क्रूशियल यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी हॉर्मोन्स वगैरह होते हैं उनमें एस्ट्रोजन का सबसे मेन रोल होता है, इसको रेगुलेट करने का, पूरे ही रिप्रोडक्टिव साइकिल को बैलेंस करके रखने का। और जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फीमेल की हम बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो उनमें किया जाता है एस्ट्रोजन के द्वारा। किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो देखिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट के लिए। फीमेल सेक्स हार्मोन जैसे फीमेल के यूट्रस, फीमेल के ब्रेस्ट, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो हर मंथ होती है, तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह का एस्ट्रोजन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए क्लोरोक्विन इसमें से क्या है। बेसिकली क्या पूछ रहे हैं आपसे कि क्लोरोक्विन में इनमें से कौन सा एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बेसिक रिंग कौन सी प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन है देखिए एक्रिडिन, 4 अमीनो क्विनोलिन, बाइग्वानाइड या पिरिमिडिन। बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, 4 अमीनो क्विनोलिन प्रेजेंट होती है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 पे प्रेजेंट है देखिए अमीनो। और ये पूरी ही रिंग जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये कौन सी रिंग है, क्विनोलिन रिंग होती है। मेन स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे क्लोरोक्विन का, तो यही देखिए बेसिक रिंग प्रेजेंट है इसमें, इसीलिए हमने अपना आंसर चूज किया ऑप्शन बी, 4 अमीनो क्विनोलिन। बेसिकली क्या होती है, देखिए क्लोरोक्विन एक ऐसी मेडिकेशन होती है जिसको मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। मलेरिया एक ऐसी डिसीज होती है जो कि एक मच्छर के काटने से होती है, जो कि एक पैरासाइट को कैरी करता है, पैरासाइट ट्रांसफर हो जाता है, जिसका नाम है देखिए प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो ये आपको याद रखना है, बहुत सारे बच्चों को इसका पता भी होगा इसके बारे में। क्लोरोक्विन क्या करती है, देखिए ये इंटरफेयर करती है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट इन रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेसिकली क्या है, जब इस तरह के पैरासाइट, इस तरह के मच्छर काटने से किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो वो रेड ब्लड सेल्स जो होती है ना हमारी बॉडी की, उसके थ्रू वो डिवाइड होने लगते हैं। क्लोरोक्विन क्या करता है, देखिए इन्हीं की जो पैरासाइट जो डिवाइड हो रहे हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स में एंटर करने के बाद, उनकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, अब ये पैरासाइट हमारी थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसफर नहीं हो पा रहे हैं और इस तरह की मलेरिया जैसे कंडीशन में आराम मिलता है पर्सन को। तो आंसर देखा बच्चों इसका हमने ऑप्शन बी, 4 अमीनो क्विनोलिन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक डोज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो बच्चे, वो चिल्ड्रंस जो कि फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ है, यानी पैदा हुए सिर्फ उनको 20 ही दिन हुए या 20 दिन से कम हुए हैं, तो उनको हम किस क्लास ऑफ ड्रग में रखते हैं, उनको हम किस क्लास में रखते हैं? उनको हम बोलते हैं नियोनेट्स, या जस्ट बॉर्न बोलते हैं, या चाइल्ड बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं? बच्चों ये पूछा गया आपसे, आंसर है इसका ऑप्शन ए, इनको देखिए नियोनेटल कहा जाता है। यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन करें, देखिए पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में जो पहले फर्स्ट 20 डेज के जितने भी बच्चे होते हैं उनको नियोनेट्स या न्यूबॉर्न कहा जाता है, न्यूबॉर्न्स कहा जाता है। अब देखिए क्यों इनको, इनकी डोज कैलकुलेशन जो है ये बहुत ही क्रिटिकल होती है, क्योंकि देखिए ये जो मम्मा की बॉडी से जस्ट अभी अभी बाहर आए हैं, बाहर का एनवायरनमेंट इन्होंने जस्ट अभी देखा है, तो जो भी ड्रग, अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको जॉन्डिस वगैरह हो जाता है जस्ट आफ्टर बर्थ के बाद, तो इनके लिए क्या है, देखिए डोज कैलकुलेशन बहुत ही क्रिटिकल होती है, बहुत ही ध्यान से करी जाती है, क्योंकि इनकी बॉडी में ड्रग कैसे रिएक्ट करेगी, ड्रग का मेटाबॉलिज्म, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का एलिमिनेशन, सब कुछ डिफरेंट होता है। अगर हम कंपेयर करें जो ओल्डर इन्फेंट्स होते हैं यानी थोड़े से बड़े बच्चे और जो चिल्ड्रंस होते हैं या जो टॉडलर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में, इनमें ड्रग को बहुत ही क्रिटिकल अमाउंट में दिया जाता है, बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है किसी भी ड्रग को देने के बाद। ना देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, एक नेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव का आपको एग्जांपल बताना है, एसाफोटिडा, अशोका, अर्जुना या अगार? आंसर बच्चों इसका ऑप्शन ए, एसाफोटिडा। एसाफोटिडा जैसे कि बहुत सारे लोग इसको हिंदी में जानते होंगे, हींग कहा जाता है। ये देखिए ये एक ऐसी रेजिन है, ये एक ऐसी हर्ब आप कह सकते हैं जो कि कहाँ से मिलती है, रूट्स ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ फेरुला। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं फेरुला, एसाफोटिडा, इस तरह के फ्लावर्स होते हैं जिनकी रूट्स को अगर हम क्रश करें तो इस तरह का हमें हींग या डेविस डंग भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी बार आपसे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि कहाँ से इस ओरिजिनली ये कहाँ से कहाँ पर इसको ढूंढा गया, तो देखिए ये नेटिव हर्ब है ईरान एंड अफगानिस्तान की, और उसके बाद अलग अलग जगहों पे इसे उगाया गया और इसको फिर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आजकल। ट्रेडिशनली देखिए बहुत सारी हर्बल मेडिसिन में इसको यूज़ किया जाता था, बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज मतलब जो हमारे पेट से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, जो हमारी सांस की समस्याएं होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और फ्लैटुलेंस यानी गैस वगैरह जो पेट में बनती है, और स्टमक एक यानी जो हमारे पेट में दर्द वगैरह होता है, तो उन सभी चीज़ों के लिए जो हर्ब्स बनाई गई उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आज भी इस तरह का एसाफोटिडा यानी हींग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX। लैटिन टर्म RX का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, टू टेक मतलब होता है RX का। बहुत सारी देखिए सारी ही ऑलमोस्ट सारी प्रिस्क्रिप्शन पे आपने ये इस तरह का RX देखा होगा कि सबसे ऊपर लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन के। ये जो है देखिए लैटिन वर्ड रिसिप्ट से लिया गया है ये वर्ड हमारा RX, जिसका मतलब होता है टू टेक मतलब लेनी है ये मेडिकेशंस। बेसिकली देखिए ये जो RX होता है ये इंडिकेशन होती है फार्मासिस्ट के लिए कि जो भी मेडिकेशन इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी है, जो भी पेशेंट इस मेडिकेशन की इस प्रिस्क्रिप्शन को लेके आया है फार्मासिस्ट के पास, तो ये मेडिकेशंस फार्मासिस्ट को उस पेशेंट को देनी है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यही आपको बताया गया है कि ये एक तरह से इंडिकेट करता है फार्मासिस्ट को कि स्पेसिफिक मेडिकेशन प्रिपेयर करनी है और डिस्पेंस करनी है पेशेंट को। तो आंसर था बच्चों इसका ऑप्शन बी, टू टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द DPO यानी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एक्सरसाइज यानी लाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इनमें से किस साल को ये लाया गया था? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, ईयर 1995 में लाया गया था ये। बेसिक पर्पस की अगर हम बात करें ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की, तो इसका बेसिक पर्पस था कि जितनी हमारी एसेंशियल मेडिकेशंस होती हैं, एसेंशियल मेडिकेशन क्या होती है वो भी हम देखेंगे, तो इन तरह की एसेंशियल मेडिकेशंस के प्राइस को कंट्रोल किया जा सके, कोई भी मनमाने तरीके से इनका प्राइस बढ़ा ना सके आने वाले फ्यूचर में, तब तो दैट इज वाई इस तरह का एक्ट लाया गया था। एसेंशियल मेडिकेशंस क्या होती है? देखिए ये ऐसी मेडिकेशंस होती है जो हमारी जो जनसंख्या होती है, हमारी पॉपुलेशन, उनकी हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है, उनकी जो भी सफरिंग यानी जो भी उनको समस्याएं हैं उनको काफ़ी ज़्यादा घटा सकती है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है इस तरह की मेडिकेशंस। अब देखिए आंसर अगर हम ऑप्शंस की बात करें कि कितने सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं एसेंशियल मेडिकेशंस में, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं
हैं, जहाँ बहुत ही कॉमन होती है देखिए आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, ओमेप्राजोल आप पढ़ सकते हैं देखिए अपने स्क्रीन पे सारे ही, रेनिटिडेन और नेसेट्रोन। तो ये इस तरह की मेडिकेशंस आप देखेंगे कि इनका प्राइस जो है वो काफ़ी कम होता है, चाहे ब्रांडेड की बात करें चाहे आप जेनरिक की बात करें, क्योंकि हमारी जो आम पॉपुलेशन है उनमें बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ वाई इसको कहा जाता है एसेंशियल मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मायोकार्डियम इज अ स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द, मायोकार्डियम कहाँ पाया जाता है? हार्ट में, ब्रेन में, स्टमक या लंग में? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, हार्ट में पाया जाता है मायोकार्डियम। अगर देखिए हम हार्ट की लेयर्स की बात करें तो 3 लेयर होती है हमारे हार्ट में। सबसे जो सुपरफिशियल सबसे ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं एपिकार्डियम, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसके बीच में ये थिक लेयर आप देख रहे हैं ये होती है मायोकार्डियम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है। अभी क्या होती है वो हम अभी देखेंगे। एंड सबसे नीचे होती है कौन सी बच्चों? एंडोकार्डियम। तो ये मायोकार्डियम इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम के बीच में, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है देखिए कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड रिलैक्स होता है, उनमें बेसिकली ये मायोकार्डियम मसल ही रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी वजह से ब्लड पूरा हमारे हार्ट में सर्कुलेट कर पाता है। तो आंसर था बच्चों इसका ऑप्शन ए, हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे देखिए, किस शेड्यूल में मेंशन होता है ये द लिस्ट ऑफ द ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली? डिफरेंट शेड्यूल्स दिए गए बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन बी, शेड्यूल एच में मेंशन होती है इस तरह की स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ द ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली, यानी प्रिस्क्रिप्शन के बिना इस तरह के ड्रग को नहीं दिया जाएगा। ये जो शेड्यूल एच ड्रग होती है देखिए पोटेंट ड्रग होती है, पोटेंट मतलब बहुत ही कम डोज में अपना काफी ज्यादा एक्शन प्रोड्यूस कर सकती हैं। इनका जो है देखिए चांसेस होते हैं इनके पोटेंशियल मिसयूज के, मतलब इनका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इनके एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर इनको मेडिकल सुपरविजन यानी डॉक्टरों की निगरानी में, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते, कोई पेशेंट कोई भी पर्सन इसको ऐसे ही ले लेता है तो काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। दैट इज़ वाई इस तरह की देखिए स्टेटमेंट दी जाती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कुछ इसमें एंटीबायोटिक्स आते हैं, कुछ एनाल्जेसिक्स आते हैं, कुछ सिडेटिव कैटेगरी की ड्रग्स आती हैं जो कि हमारे सोने वगैरह में हमको हेल्प करती हैं। अब देखिए यहाँ पर आप एक और देख रहे हैं शेड्यूल H1, ये भी देखिए सेम ही चीजें होती हैं इसमें, लिस्ट ऑफ द ड्रग टू बी सोल्ड ऑन रिटेल अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, सेम स्टेटमेंट होती है, बट एक चीज एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाती है, विद अ स्पेसिफाइड वैलिडिटी पीरियड। अब देखिए ये कुछ समय के लिए ही इस तरह की ड्रग को दिया जाता है। कौन सी ड्रग आती है इसमें? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन जो होती है नार्कोटिक ड्रग की, ये थोड़े समय के लिए दी जाती है और उसके बाद बंद कर दी जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि जो भी पेशेंट है वो एडिक्ट हो जाए इन तरह की ड्रग्स का। तो ये देखिए डिफरेंस आपको याद रखना है शेड्यूल एच एंड शेड्यूल H1 के बीच में। पूछ रहे देखिए, ऐसी फॉर्मुलेशन जिनको डेंटल हाइजीन के लिए यूज किया जाता है उनको किस नाम से जाना जाता है? इंसफलेशन स्नफ्स, शैशेज या डेंटिफ्रीजेस? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, डेंटिफ्रीज के नाम से जाना जाता है डेंटल हाइजीन वाली सारी ही प्रिपरेशंस को। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि डेंटिफ्रीज कुछ अलग तरह की प्रिपरेशन है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी हमारे देखिए टूथपेस्ट होते हैं, हमारे टूथ पाउडर, टूथपेस्ट के जेल, हमारे माउथ वॉश, माउथ रिंस, डेंटल क्रीम्स, इन सभी को बोला जाता है साथ में मिला के डेंटिफ्रीजेज। यहाँ पर देखिए मेंशन भी है कि डेंटिफ्रीज वैरायटी ऑफ ओरल केयर प्रोडक्ट होते हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं ताकि हमारे दांतों की सफाई हो पाए, हम अपनी ओरल हेल्थ को मेंटेन रख पाए और उसको इम्प्रूव कर पाए। तो इस तरह की प्रिपरेशंस बनाई जाती है डेंटिफ्रीजेज जैसी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसी सीरीज में अपने कुछ और क्वेश्चन, जहां पर हम कुछ और MCQ आपसे डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर आपके मन में सवाल है या डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।